Good morning, Kashish. Good morning, everyone. Good morning, Kamini. Good morning, Shivani. Good morning, Diksha. गुड मॉर्निंग Good सर। morning, Sneha. Good morning, Sandhya. Good morning, Madhu. Good morning, Divya. Good morning, Sakshi. Good morning, Soumya. Good morning, Ajay. Good morning, Adarsh. Good morning, Ritu. रितु, इतने दिन से कहाँ थे आप? सर मेरी तबीयत खराब हो रखी थी। अब कैसी है? सर अब ठीक है। तो लेक्चर कंप्लीट कर लिया आपने? यस सर। चलो ठीक है। गुड मॉर्निंग, आस्था. गुड मॉर्निंग, शिवानी. जल्दी जल्दी आया करो. चलो फिर स्टार्ट करते हैं आगे का. आदर्श, आपके हो गए सब प्रैक्टिकल वगैरह खत्म? यस सर हो गए हैं। तो अब हो गया, बैकलॉग कंप्लीट हो गया? सर एक दो वीडियोस रह गई हैं वो आज देख लूंगा सर। और समझ आ रहा है? यस सर। कोई डाउट वगैरह तो नहीं है? सर एक दो डाउट्स होंगे तो मैं आपको डाउट सेक्शन में पूछ लूंगा। ठीक है, ठीक है. तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं आगे का. तो लास्ट लेक्चर में हमने जो है फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा था. ठीक है. एंड फ्रिक्शन मैंने आपको बताया था, लाइक ये एक रेजिस्टिव फोर्स होता है जब भी दो सरफेसेस के बीच में रिलेटिव मोशन आता है. ठीक है. और इसका रीजन भी मैंने बताया था कि एक सरफेस पे आपके प्रोजेक्शन होते हैं, एक में डिप्रेशन होते हैं. तो वो आपस में जब फंसते हैं तो उसकी वजह से यहाँ पर फ्रिक्शन डेवलप होता है. और आप इसको अलग अलग मेथड से दूर कर सकते हो. जैसे ऑयलिंग हो गया, ग्रीसिंग हो गया. ठीक है, अलग अलग टाइप के लुब्रिकेशन मेथड हैं जिससे आप इसको दूर कर सकते हो. ठीक है. तो वो ऑयल वगैरह क्या होता है, ये डिप्रेशन में फिल हो जाते हैं जिस वजह से फ्रिक्शन जो है वो आपका कम हो जाता है. और फ्रिक्शन के मैंने कुछ टाइप बताए थे आपको, जैसे कि स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन. तो स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब होता है कि जब तक बॉडी रुकी, आप फोर्स लगा रहे हो, लेकिन फोर्स लगाने पे आपको कोई एक्चुअल मूवमेंट वहां पर नहीं दिख रहा है बॉडी. ठीक है. अगर मान लो एक कोई 50 किलो का कट्टा है या 50 किलो का कोई बोरी है, उसमें कोई अनाज भरा हुआ है, और आप उसको खिसकाने की कोशिश कर रहे हो, आप उसमें जोर लगा रहे हो, लेकिन वो खिसक नहीं रहा है. इसका मतलब है कि आप फोर्स लगा रहे हो, वो खिसक नहीं पा रहा है, वो मूव नहीं कर रहा है. तो इसका मतलब है जब तक वहां पर वो मूवमेंट नहीं हो रही, उसका मतलब ये है कि वहां पर स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है. और लिमिटिंग फ्रिक्शन मतलब होता है कि स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि फ्रिक्शन की वो वैल्यू जिसके बाद आप हल्का सा और फोर्स को बढ़ा दोगे तो बॉडी मूव करने लग जाएगी. ठीक है. लेकिन लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू पे बॉडी मूव नहीं करेगी, वो मैक्सिमम वैल्यू है. ठीक है. उसके बाद है काइनेटिक फ्रिक्शन, जब आपकी बॉडी मूव करना चालू कर देती है, तो उस टाइम पे जो बॉडी का सरफेस के साथ जिस पर वो है, जिसके साथ रिलेटिव मोशन हो रहा है, वहां पे है, तो उसमें जो फ्रिक्शन डेवलप होता है उसे हम काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं. और काइनेटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है हमेशा स्टैटिक फ्रिक्शन से कम रहती है. ठीक है. आपने देखा होगा, जब आप मान लो साइकिल चलाते हो,
तो स्टार्टिंग में आपको साइकिल को चलाने के लिए ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, लेकिन एक बार जब साइकिल चलना स्टार्ट कर देती है तो आप हल्के हल्के भी पेडल पे फोर्स लगाते रहते हो, तो साइकिल मूव करती रहती है। ये आपने डेली लाइफ एक्सपीरियंस से भी समझा होगा कि काइनेटिक फ्रिक्शन जो है वो स्टैटिक फ्रिक्शन से कम रहता है। अब काइनेटिक फ्रिक्शन हमारे दो टाइप के होते हैं, एक रोलिंग टाइप का होता है, एक स्लाइडिंग टाइप का होता है, और भी कई टाइप के हो सकते हैं, बट मेजर ये है। ठीक है, तो रोलिंग का मतलब ये है कि कोई भी बॉडी अगर रोल कर रही है, रोल का मतलब कि घूमते घूमते जा रही है, जैसे कि एग्जांपल हो गया बॉल का, तो उस टाइम पे जो फ्रिक्शन होता है उसे हम रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। स्लाइडिंग फ्रिक्शन मतलब अगर हम किसी चीज को मूव करवा रहे हैं किसी बॉडी के ऊपर और वो स्लाइड करते हो जा रही है, तो उस टाइम पे जो फ्रिक्शन एक्ट होता है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है। ठीक है, फिर ये एफ एस मैक्स की वैल्यू मैंने आपको बताई थी। लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होता है वो म्यू एस इंटू एन होता है। एन होता है हमारा नॉर्मल फोर्स। ये राइट साइड में मैंने फिगर आपको बना के दिखाया था। नॉर्मल फोर्स बेसिकली आपका जो बॉडी का वेट है उसके जस्ट ऑपोजिट जो आपका रिएक्शन नॉर्मल फोर्स लगता है। ठीक है, तो वो हो गया। और म्यू एस आपका कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। और एक चीज मैंने और बताई थी कि ये तो एफ एस मैक्स की वैल्यू, लेकिन अगर आपको स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू निकालनी है तो वो म्यू एस एन से कम होगी या उसके बराबर हो सकती है। ठीक है, उसके बराबर तब होगी जब लिमिटिंग फ्रिक्शन की कंडीशन आ जाएगी, जब लिमिटिंग कंडीशन आ जाएगी। और जब तक लिमिटिंग कंडीशन रीच नहीं हो रही तब तक जो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन रहेगा वो म्यू एस एन की वैल्यू से कम रहेगा। ठीक है, और इसी तरीके से काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए म्यू के इंटू एन है, जहां पर म्यू के क्या है, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है। तो इतनी चीजों के बारे में हमने देखा था। फिर मैंने बोला भी था कि मैं क्वेश्चंस भेज दूंगा, बट मैं नहीं भेज पाया। तो कोई बात नहीं, आज आपको इसके क्वेश्चंस मिल जाएंगे सॉल्व करने को, तो वो आप कर लेना। यहाँ पर जब तक हम एक एग्जाम्पल को और समझ लेते हैं। ठीक है, तो चलो मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। 3 मिनट्स का आपके पास टाइम है, उसके बाद मैं समझाऊंगा। उसके बाद फिर इसके बाद जो है एक और एक अच्छा सा एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा फ्रिक्शन का। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, डिटरमाइन द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन इन विच a box lying on its floor will remain stationary। ठीक है, given that coefficient of static friction between the box and the is 0.15। ठीक है, 0.15 है ये। तो देखो यहाँ पर क्या पूछा है कि आपको मैक्सिमम एक्सेलरेशन बताना है ट्रेन का। मतलब क्या है कि एक ट्रेन चल रही है, उस ट्रेन के अंदर उसके सरफेस पे, उसके फ्लोर पे एक बॉक्स रखा है। ठीक है, जो कि स्टेशनरी रहना चाहिए। तो आपको ये बताना है कि ट्रेन जो है कितना ज्यादा एक्सेलरेट कर सकती है जिससे क्या हो कि वो बॉक्स आपका स्टैटिक रहे, मतलब स्टेशनरी रहे, वो हिले ना। ठीक है, तो और आपको उसके लिए यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये चीज आपको यहाँ पर बतानी है कैलकुलेट करके। ठीक है, और जी की जो वैल्यू आपको लेनी है, वो जी की आप वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले सकते हो। चलो देखो सॉल्व करके। सर ये ट्रेन फ्लोर रीच के बाद क्या लिखे हो?
0.15 है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.15। भैया, हम्म। मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया है, मेरा नेटवर्क इशू हो रहा था। हाँ ठीक है फिर। आप आपने कोई टॉपिक वगैरह समझाया है तो बता दीजिए, 2 मिनट में बस। नहीं नहीं, बस मैंने फ्रिक्शन जो हमने लास्ट में पढ़ा था उसी को रिवाइज करवाया, फिर मैंने ये क्वेश्चन दिया सॉल्व करने ओके सर। को। हो गया भाई, कर लिया। इतनी देर तो नहीं लगनी चाहिए इसमें। किया किसी ने? हो गया। अजय हो गया? नहीं सर, पता नहीं चल रहा है। अच्छा। और उत्तिष्णा, आपने किया? हाँ सर, अभी नहीं किया। तो चलो, जिसका हो जाए फिर मेरे को बता देना। अब मैं ये बता दे रहा हूँ करना कैसे है, देखो। ठीक है स्नेहा, कनिष्का, ठीक है सौम्या, ठीक है। तो देखो करना कैसे है, बेसिकली यहाँ पर जो केस है उसको समझना कैसे है। हाँ दिव्या ठीक है, शिवानी ठीक है। ओके, तो यहाँ पर देखो करना कैसे है। यहाँ पर ये बोल रहा है कि भाई ट्रेन है और ट्रेन में ना एक बॉक्स रखा हुआ है, एंड उस बॉक्स की और ट्रेन का जो फ्लोर है उसके बीच में आपको यहाँ पर फ्रिक्शन का कोफिशिएंट दिया हुआ है 0.15 के बराबर। तो आपको ये बताना है कि ट्रेन कितना मैक्सिमम एक्सेलरेट कर सकती है जिससे ये बॉक्स जो है वो ना हिले। ठीक है। समझ आ गई बात? तो यहाँ पर बेसिकली हो क्या रहा है कि आपको मैक्सिमम एक्सेलरेशन की वैल्यू बतानी है, यानी कि आपको यहाँ पर जो लिमिटिंग फ्रिक्शन वाला केस रहता है उसको कंसीडर करना है आपको। बिकॉज वो आपकी कंडीशन जो रहती है, लिमिटिंग वाली कंडीशन, वो आपकी वो वाली कंडीशन होती है जिसमें आपकी बॉडी जस्ट मूव करने वाली होती है। ठीक है, तो अगर आप उस वाले पर्टिकुलर मतलब पॉइंट पे जाके अगर आप एक्सेलरेशन की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे तो वो आपकी मैक्सिमम एक्सेलरेशन की यहाँ पर वैल्यू होगी। ठीक है। हाँ उत्तिष्णा ठीक है।
ओके। तो यहाँ पर सपोज अगर मैंने इसका मास m कंसिडर कर लिया, ठीक है, तो अब अगर ट्रेन यहाँ पर मूव करेगी तो बेसिकली होगा क्या कि ये जो बॉक्स है उसके ऑपोजिट साइड में मूव करने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये मान लो अगर ये वाला जो सरफेस है ये ट्रेन का सरफेस है, एंड ये ट्रेन का सरफेस है जो कि ट्रेन के साथ जुड़ा है, ट्रेन के इंजन के साथ जुड़ा है, तो ट्रेन अगर मूव करेगी तो सरफेस भी मूव करेगा। लेकिन ये मास जो है, ये मास अपने क्या रहेगा, अपनी इनर्शिया को मेंटेन करने के लिए रेस्ट में रहेगा। ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि भाई ट्रेन जो है कितनी तेजी से चले कि ये जो बॉक्स है ये हिलना चालू कर दे। तो आपने देखा होगा ना कभी कभी जैसे ट्रेन अचानक से मतलब क्या बोलते हैं, जब चलती है तो एक झटका सा आता है, ठीक है। तो हमें भी क्या लगता है, एक झटका सा लगता है, वो इसलिए लगता है क्योंकि हम अपने इनर्शिया को मेंटेन करने के लिए हम हमारा जो इनर्शिया होता है वो रेस्ट का होता है, और ट्रेन ने अगर मूव करना स्टार्ट कर दिया यानी कि ट्रेन जो है वो इनर्शिया ऑफ मोशन में आ चुकी है। ठीक है। और मास जो है या फिर हम लोग जो है जो ट्रेन के अंदर है वो रेस्ट पे रहते हैं, तो अचानक से एक झटका लगता है, और उसके बाद क्या है, ये बॉक्स जो है तभी मूव करना स्टार्ट करेगा जब कोई पर्टिकुलर एक एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी, अदरवाइज ये बॉक्स जो है वो स्टेशनरी रहेगा। तो यहाँ पर केस कुछ ऐसा बनेगा मतलब वही जो आपकी एफ एस की वैल्यू है, मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन की जो एफ एस मैक्स की जो वैल्यू है वो आपको पता है कितने के बराबर होगी, म्यू एस इंटू एन के बराबर होगी। ठीक है, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट और जो नॉर्मल रिएक्शन है। अब यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा भाई, यहाँ पर जो मास है एम जी, ये एम है तो इसका नीचे जो होगा वो एम जी होगा, और इसका जो नॉर्मल रिएक्शन है वो उतना ही होगा, एम इंटू जी के बराबर ऊपर। ठीक है। तो नॉर्मल रिएक्शन का बेसिकली मतलब यही होता है कि आप जितना मतलब आप अपने मास को लेके जितना सरफेस के ऊपर फोर्स लगा रहे हो उतना ही फोर्स आपको सरफेस आपकी बॉडी पर ऊपर लगा रहा है, तो उसे हम नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है। तो एफ एस मैक्स जो है बेसिकली ये क्या है, आपका फोर्स है। ठीक है, फोर्स ऑफ स्टार्ट मतलब फ्रिक्शन और एट लिमिटिंग कंडीशन। तो ये जो होगा वो आपका एम ए के बराबर हम इसको कर सकते हैं, कि जब एम ए यानी कि हमने ये कंसिडर कर लिया कि भाई ये वाली कंडीशन है जिसपे बॉडी जो है वो मूव करना स्टार्ट कर देगी, तो एम ए हो गया, और ये म्यू एस जो है वो आपको यहाँ पर दिया हुआ है, और एन जो है वो आप एम जी रख सकते हो। ठीक है। तो ये म्यू एस हो गया, और ये एन की वैल्यू आपको एम जी के बराबर यहाँ पर दी हुई है। अब यहाँ पर जो एम है वो एम से कैंसिल हो जाएगा, और एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो आपकी म्यू एस इंटू जी आ जाएगी, और म्यू एस जो है वो आपको 0.15 दिया है, और जी की वैल्यू आपको 10 दी है, जिससे ये जो है 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। तो अब ये जो एक्सेलरेशन की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी है ये लिमिटिंग फ्रिक्शन के केस में कैलकुलेट की है, उस पॉइंट पे कैलकुलेट की है, इसलिए ये वाला जो एक्सेलरेशन होगा ये हमारा मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगा, जहां पे जाके बॉडी मूव नहीं करेगी। ठीक है। तो ये कंडीशन हमने वो कंडीशन चूज करी है जहां पे हमारी बॉडी मूव नहीं करेगी, लेकिन इसके बाद जैसे ही थोड़ा सा भी एक्सेलरेशन बढ़ेगा, या आप बोलते हो कि थोड़ा सा भी फोर्स बढ़ेगा, फोर्स बढ़ने का मतलब क्या है, एफ इज इक्वल टू एम में होता है, फोर्स अगर बढ़ेगा इसका मतलब एक्सेलरेशन बढ़ेगा, बिकॉज मास तो कांस्टेंट है। तो फोर्स जैसे ही इसके बाद थोड़ा सा बढ़ेगा यानी कि एक्सेलरेशन थोड़ा सा भी बढ़ेगा, तो बॉडी जो है वो मूव करना स्टार्ट कर देगी। ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन है वो 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा, जिसमें जिसमें क्या होगा, अगर ट्रेन इतने एक्सेलरेशन पर मूव करना स्टार्ट करती है तो बॉडी जो है फिर मूव नहीं करेगी। ठीक है। तो बेसिकली आपने एक चीज यहाँ पर ये देखी होगी कि जो सब चीजें डिपेंड कर रही हैं वो सिर्फ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पे डिपेंड कर रही है, यहाँ पर मास पर भी डिपेंड नहीं हो रही है ये चीज। ठीक है। तो मास से तो कोई मतलब यहाँ पर रहा ही नहीं, बिकॉज मास तो आपस में दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए। ठीक है। तो इस केस से आपको ये चीज समझ आ गई होगी। अब बताओ, किसी को कुछ पूछना है इसमें? बताओ। चलो ठीक है। तो अब एक और क्वेश्चन देख लो, क्योंकि इसके कुछ और भी केसेस हो सकते हैं, तो इस क्वेश्चन से आपको वो दूसरा केस समझ आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन है कि अ मास ऑफ 4 kg rests on a horizontal plane. The plane is gradually inclined
until an angle theta equal to 15 degree with the horizontal. The mass just begin to slide. ठीक है, स्लाइड उसके बाद है व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन between the block and the surface. ठीक है, तो इसके लिए जो है आपको फिगर यहाँ पर दिया हुआ है इस क्वेश्चन के लिए, तो वो फिगर जो है मैं ड्रॉ कर देता हूँ। तो फिगर बेसिकली कुछ ऐसा है। ये थीटा एंगल है, ये इस पर एक मास रखा हुआ है। ठीक है, ये वाली लाइन जो है ना वो डॉटेड लाइन है। ठीक है, तो केस जो है वो आपको कुछ ऐसा यहाँ पर इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो यहाँ पर बेसिकली बोला क्या है कि एक मास जो है 4 kg का यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, मास ऑफ 4 kg रेस्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो पहले ये जो प्लेन था ये हॉरिजॉन्टल प्लेन था, ठीक है, जिसपे मास रखा हुआ है। तो इन्होंने ये बोला कि हमने क्या करा है इसमें कि इस प्लेन को धीरे धीरे ऊपर उठाया है और हम थीटा इक्वल टू 15 डिग्री तक इसको ले गए हैं हॉरिजॉन्टल के साथ। और हम तब तक वहां पर ले गए हैं जब आपका मास जो है जस्ट स्लाइड करने वाला है। यानी कि ये जो इन्होंने कंडीशन अब बना दी है ये आपकी लिमिटिंग फ्रिक्शन की कंडीशन बना दी है। ठीक है, बिकॉज इन्होंने बोला कि थीटा को हम बढ़ाते गए धीरे धीरे और 15 डिग्री तक ले गए, और वहां पर जाके मास जस्ट बिगिंस टू स्लाइड, यानी कि 15 डिग्री पे जाके ये स्लाइड होना शुरू हो सकता है या हो जाता है। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है ब्लॉक और सरफेस के बीच में यहां पर जो है कितना होगा। तो ये आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है बिकॉज यहाँ पर क्या है, आपको जैसे कंपोनेंट्स में भी आपको रिजॉल्व करना पड़ता है एमजी को, इस वजह से ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, जैसे मैंने आपको बताया था फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए, तो वैसे यहाँ पर कुछ आपको फ्री बॉडी डायग्राम जैसा बनाना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये मास है। ठीक है, ये जो था आपका, ये आपका मास रखा हुआ है यहाँ पर, मास एम। ठीक है, ये मान लो क्या है, मास एम है। तो एक चीज ये ध्यान रखना कि कभी भी क्या करते हैं, हम मास को ऊपर उठाते हैं या इंक्लाइंड प्लेन पर लेके जाते हैं, तो हमेशा ये चीज ध्यान रखना कि जो उसका mg होता है वो हमेशा नीचे डाउनवर्ड लगता है। ठीक है, मान लो अगर ये नीचे ऐसे सरफेस पे रखा होगा तब भी ये हमेशा नीचे mg होगा। और मान लो अगर इसे उठाकर हमने इसको इंक्लाइंड प्लेन पे थीटा डिग्री से उठा दिया और मास मान लो हमारा कुछ इस तरीके से हो गया, तब भी ये सीधे ही लगेगा नीचे की तरफ। ठीक है, नीचे की तरफ हमेशा लगता है, मतलब सीधा परपेंडिकुलर। ऐसा नहीं है कि अगर आपने मास उठा दिया तो मास उठाने के बाद जो है यहाँ पर आपका जो ये mg वेक्टर है
वो जो है आपका ऐसे हो जाएगा, मतलब ऐसे इंक्लाइंड हो जाएगा। तो mg कभी भी इंक्लाइंड नहीं होता, बस इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना है, mg हमेशा नीचे की तरफ एक्ट करेगा। अभी नीचे की तरफ क्यों एक्ट कर रहा है? क्योंकि भाई इसके नीचे क्या है, मान लो ये पूरी क्या है, यहाँ पर अर्थ है, तो अर्थ का सेंटर नीचे की तरफ रहेगा हमेशा, तो हमेशा क्या रहेगा, नीचे की तरफ ये मास जो है वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होगा। इस वजह से ये जो mg फोर्स है हमेशा क्या लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा। ठीक है, तो mg वेक्टर जो है कभी भी ऐसे इंक्लिनेशन पे नहीं जाता, वो हमेशा नीचे की तरफ, मतलब अर्थ के सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होता है, भले ही आप उसको कितना भी थीटा से उठाते जाओ। ठीक है, और दूसरी चीज आपको यहाँ पर ध्यान के रखनी है कि ये जो नॉर्मल वेक्टर होता है, ये नॉर्मल वेक्टर आपका प्लेन के साथ चेंज होता रहता है। ठीक है, अब नॉर्मल वेक्टर चेंज कैसे होता है, जैसे आपने देखा होगा, यहां मान लो अगर कोई मास रखा है तो नॉर्मल वेक्टर उसका ऐसे होगा, लेकिन अगर इस मास को हम ऐसे इंक्लाइनेशन दे दे किसी एंगल पर, तो हमारा नॉर्मल वेक्टर ऐसे होगा। यानी कि नॉर्मल वेक्टर जो होता है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो जो भी सरफेस होगा जिसके ऊपर भी वो मास रखा होगा उसके जस्ट परपेंडिकुलर रहेगा। तो आप ये देखोगे इसके जस्ट परपेंडिकुलर है ये सरफेस के। तो दो बातें आपको यहां से ध्यान रखनी है, पहली ये कि mg हमेशा नीचे की तरफ एक्ट करेगा, जस्ट डाउनवर्ड, भले ही आप कितना भी इंक्लिनेशन उसको दे दो, लेकिन जो नॉर्मल वेक्टर है वो हमेशा आपके सरफेस के परपेंडिकुलर रहेगा। ठीक है, तो कभी भी सिचुएशन आपको यहाँ पर ऐसी नहीं बनानी है कि जैसे मान लो यहाँ पर कोई हमने मास रखा और मास में नीचे यहाँ पर mg लग रहा है, ऊपर यहाँ पर n वेक्टर लग रहा है, मतलब नॉर्मल रिएक्शन। तो ये कंडीशन तो अभी सही है क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है आपका। लेकिन अगर मान लो मैं इस प्लेन को इस तरीके से यहाँ से ग्राउंड से उठा देता हूँ, अगर मैंने मान लो थीटा डिग्री से उठा दिया, अब मेरा मास यहाँ पर ऐसे है, तो मास अगर ऐसे है तो नॉर्मल वेक्टर और mg वेक्टर ऐसे नहीं होंगे। नॉर्मल वेक्टर तो चलो ठीक है ऐसे होगा हमेशा परपेंडिकुलर, लेकिन जो यहाँ पर ये रहेगा आपका mg वेक्टर जो रहेगा, मतलब जो वेट वाला जो आपका लग रहा है वेक्टर जो है, ये आपका हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करेगा, यानी कि ऐसे की तरफ। ठीक है, ऐसे एक्ट करेगा, तो बस ये केस थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना। ठीक है, तो अब सेम ये वाले रूल्स हमने यहाँ पर अप्लाई करे। अब रूल अप्लाई करने के बाद आपको यहाँ पर क्या केस समझना है, ये एफ एस जो आप यहाँ पर देख रहे हो, ये है आपका फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो आपको ये पता है जब आप इस प्लेन को धीरे धीरे उठाते जाओगे तो जो आपका मास है, मास किधर मूव करेगा, इधर की तरफ मूव करेगा। तो तीसरी चीज आपको यहाँ पर ये ध्यान रखनी है कि जिधर भी किसी मास का मोशन होता है, जो यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स होता है वो उसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो बॉडी जो है वो इधर को अगर लेफ्ट साइड में मूव करेगी तो एफ एस जो है वो हमारा इधर की तरफ होगा, यानी कि राइट साइड में, उसके जस्ट ऑपोजिट। तो जिधर भी बॉडी मूव करती है उसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारा फ्रिक्शन फोर्स होता है। ठीक है, और इसके जो mg था हमारा, ये जो आपका mg यहाँ पर आपको दिख रहा है, mg के हमने यहाँ पर दो कंपोनेंट्स बना लिए, mg साइन थीटा और mg कॉस थीटा। ठीक है, अब ये कैसे बने, ये जो थीटा एंगल आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये थीटा एंगल अगर है तो ये वाला जो एंगल होगा वो भी आपका थीटा एंगल होगा यहाँ पर बीच में। ठीक है, वो दिख नहीं रहा है, मैं एक काम करता हूँ इसको थोड़ा और क्लियर बना देता हूँ। ठीक है, तो इधर की तरफ है आपका mg, और इधर जो हो जाएगा वो होगा mg cos थीटा। तो ये वाला जो एंगल होगा ये आपका क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ये ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पर ये एंगल थीटा है, ये वाला एंगल थीटा है, तो ये जो आपका सरफेस, मतलब सरफेस पे जो ये मास रखा है, वो मास भी जो है वो आपका नीचे जो आपका mg रहता है उसके साथ, जो इसका mg cos थीटा वाला कंपोनेंट रहता है उसके साथ ही थीटा एंगल बनता है। बस आपको ये चीज ध्यान रखनी है, या आप ये बोल सकते हो कि इसका जो परपेंडिकुलर रहता है उसके साथ ये क्या बनाता है, थीटा एंगल बनाता है, कौन, mg वेक्टर। ये ज्योमेट्री से होता है। ठीक है, तो अगर आपको समझना है तो मैं ये बता भी दूंगा कि थीटा जो है कैसे होता है, बट उतना ज्यादा मत जाओ, बस इतनी चीज ध्यान रख लो कि ये हमेशा थीटा के बराबर ही होता है। ठीक है, तो आपको पता है थीटा के साथ वाला जो कंपोनेंट है वो क्या हो जाएगा, mg cos थीटा हो जाएगा, और जो थीटा के साथ नहीं है दूसरा जो कंपोनेंट है वो उसका mg sin थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब बस आपको इतनी चीजें अगर पता लग गई हैं तो ये हमारा एक फ्री बॉडी डायग्राम टाइप का बन चुका है। अब आपको कुछ नहीं करना है, जिस भी चीज की वैल्यू निकालनी होती है उसके लिए बस हम दो चीजें यूज करते हैं। पहली चीज तो आपको ये पता है कि भाई अगर मान लो इसने ये बोला कि द मास जस्ट बिगिंस टू स्लाइड, यानी कि अगर उस कंडीशन पे जाके मास स्लाइड होता है, यानी कि वो वाली कंडीशन अभी जस्ट इक्विलिब्रियम कंडीशन है, जरा सा और 15 डिग्री से हम इंक्लिनेशन को अगर हम बढ़ाएंगे तो वो मास नीचे गिरने लग जाएगा या मूव करना स्टार्ट कर देगा।
ठीक है। तो अभी वाली जो कंडीशन है वो आप यहाँ पर जो समझ सकते हो, क्या समझ सकते हो, मतलब आप एक इक्विलिब्रियम कंडीशन समझ सकते हो। ठीक है। तो यहाँ अगर आप इस कंडीशन को इक्विलिब्रियम कंडीशन अगर मानकर चलते हो, तो यहाँ पर जो आपके हॉरिजॉन्टल फोर्सेस होंगे उनका सम जीरो के बराबर होगा, और वर्टिकल फोर्सेस जो होंगे उनका सम जीरो के बराबर होगा। या दूसरी चीज आप यहाँ से ये लिख सकते हो कि जो एम जी साइन थीटा है वो आपका एफ एस के बराबर होगा। ठीक है। हॉरिजॉन्टल में देखो सिर्फ यही दोनों कंपोनेंट दिख रहे हैं, एम जी साइन थीटा और एफ एस, यानी कि आपका फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है। यही दोनों कंपोनेंट दिख रहे हैं तो ये आपस में बराबर हो जाएंगे। या दूसरी चीज आप ऐसे भी लिख सकते हो, मान लो अगर आप, मैंने बोला था कि भाई राइट साइड को पॉजिटिव लेना, लेफ्ट साइड को नेगेटिव लेना, ऊपर वाली को पॉजिटिव लेना, नीचे वाली को नेगेटिव लेना। तो राइट साइड वाले को अगर पॉजिटिव लेते हो, मान लो एफ एस मैंने पॉजिटिव ले लिया, और लेफ्ट साइड यानी कि एम जी साइन थीटा को आप नेगेटिव ले रहे हो, और इसका सम आप जीरो के बराबर रख सकते हो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे, तो आपको यहाँ से भी ऐसी सेम चीज मिल जाएगी, एफ एस इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा। तो वही चीज मैंने यहाँ पर डायरेक्टली लिख दिया। ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ पे ये जो परपेंडिकुलर है, मतलब आपका एन जो फोर्स है नॉर्मल फोर्स, और एम जी कॉस थीटा, ये दोनों ही है बस परपेंडिकुलर वाली डायरेक्शन में, तो ये भी आपस में दोनों बराबर होंगे। तो एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है। तो ये दोनों चीजें अगर आपको यहाँ पर मिल चुकी हैं, उसके बाद यहाँ पर आपको एक चीज मैं और बता देता हूँ। हाँ, एक चीज आप यहाँ पर ये ध्यान रखना कि जो भी आपकी लिमिटिंग फ्रिक्शन वाली कंडीशन होती है, यानी कि जब आपका मास मूव करने वाला है, तो उस टाइम पे जो एंगल बनता है हमारा, वो हमारा एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहलाता है। ठीक है। उसी एंगल को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। और यहां से आप क्या करोगे, अगर आप इनको डिवाइड करोगे ना, ठीक है, या मान लो आप ऐसे लिख लो इसको, जैसे हमें एक चीज और पता है, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए, कि एफ एस मैक्स जो होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन की कंडीशन में, जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, वो हमारा म्यू एस एन के बराबर होता है। ठीक है। अगर ये म्यू एस एन के बराबर होता है, और यहां से जो आपने ये जो दो रिजल्ट्स निकाले थे, एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एफ एस और एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एन, और अगर आप इनको क्या कर दो, दोनों को डिवाइड कर दो आपस में, ठीक है, तो क्या होगा, मतलब दोनों इक्वेशन को अगर आप डिवाइड कर दो, इक्वेशन वन और इक्वेशन टू, तो एम जी दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और साइन थीटा बाय कॉस थीटा कितना हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। तो टेन थीटा की वैल्यू आपको एफ एस बाई एन मिल जाएगी। ठीक है। या आप बोल सकते हो कि एफ एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन थीटा इंटू एन हो जाएगा। और आपको ये पता होना चाहिए कि जो ये हमारा म्यू एस होता है, जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, ठीक है, म्यू एस, ये आपका टेन थीटा के बराबर भी होता है, टेन थीटा मैक्स। यानी कि लिमिटिंग कंडीशन में जो थीटा एंगल बनता है, यानी कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो बनता है, उसका अगर आप टेंजेंट निकालते हो तो वो भी आपका म्यू एस के बराबर होता है। ये चीज भी आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। ठीक है। तो बस आपको इतना ही करना था। और अगर आपको यहाँ पर थीटा मैक्स की वैल्यू निकालनी है, बिकॉज यहाँ से भी अगर आप देखोगे तो एफ एस इजिकल टू क्या है, टेन थीटा इंटू एन आया, और अगर आप इसको एफ एस इजिकल टू म्यू एस इंटू एन से कंपेयर करोगे, तो आपको म्यू एस की वैल्यू यहाँ पर टेन थीटा के बराबर मिल जाएगी। और ये हमेशा तब तब होगा जब तक यहाँ पर क्या होगा, कंडीशन आपकी लिमिटिंग फ्रिक्शन की बनेगी। ठीक है। यानी कि जब मास बिल्कुल जस्ट अभी स्लाइड होने वाला होगा, या स्लाइड हो रहा है, ठीक है, जस्ट स्लाइड होना स्टार्ट हुआ है, वो वाली कंडीशन पे। ठीक है। तो यहां से हमको म्यू एस इजिकल टू टेन थीटा मैक्स मिल जाएगा, और हमें क्या निकालना है, थीटा की वैल्यू निकालनी है ना। ठीक है। नहीं, क्या निकालना था हमें, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, कोफिशिएंट मतलब म्यू एस की वैल्यू निकालनी है, तो म्यू एस की वैल्यू निकालनी है, और टेन थीटा की जो वैल्यू है वो आपको यहाँ पर 15 डिग्री दी हुई है। ठीक है। तो 15 डिग्री यहाँ पर आपको दी हुई है, तो यहाँ से टेन 15 डिग्री की जो भी वैल्यू होगी, जैसे इसमें 0.27 दी है, तो 0.27 जो है वो म्यू एस की यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी। ठीक है। तो ये सब जो चीजें मैंने आपको करके बताई हैं, ये सिर्फ ये जो रिजल्ट था ये प्रूफ करने के लिए आपको बताया कि लिमिटिंग कंडीशन पे एफ एस इज इक्वल टू जो आपका म्यू एस इंटू एन होता है, मतलब एफ एस मैक्स इज इक्वल टू ये, उसी लिमिटिंग कंडीशन पे ये वाली कंडीशन भी होती है, एफ एस इज इक्वल टू टेन थीटा इंटू एन। और ये कैसे आई, ये इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करके आई, एक ये वाली और एक ये वाली। ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, जब भी लिमिटिंग कंडीशन होगी तो वहां पे म्यू एस की वैल्यू टेन थीटा मैक्स के बराबर होती है, जहां पर आपका थीटा मैक्स जो है क्या है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन का मतलब वो एंगल जब आपका स्टैटिक जो आपका लिमिटिंग कंडीशन है फ्रिक्शन की, वो जब बनी होगी, तब जो एंगल आपका बन रहा होगा उसे हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं।
तो वहां से सीधे सीधे आपके पास म्यू एस इज इक्वल टू टेन थीटा की वैल्यू आती है। तो अब अगर मान लो आपके पास इस टाइप का कभी भी कोई क्वेश्चन आता है जहां पर आपको कंडीशन दी है कि भाई मास जो है जस्ट अभी स्लाइड करने ही वाला है, ठीक है, और वहां पर आपसे ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, तो सिंपल आप सीधे सीधे यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला यूज कर लोगे, ठीक है। एक सेकंड रुकना, हाँ। ठीक है, तो ऐसे ये करना था। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है। तो इतना ही था, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो एफ एस इज इक्वल टू आप क्या करोगे, यहाँ पर टेन थीटा की वैल्यू हो जाएगी, और टेन थीटा में जो थीटा है वो आपका एंगल ऑफ फ्रिक्शन होगा, यानी कि वो वाला एंगल जब आपकी लिमिटिंग फ्रिक्शन की कंडीशन बनेगी। बस इस क्वेश्चन में आपको यही बताना था। अब आप बता सकते हो आपको यहाँ पर क्या पूछना है, आपको क्या डाउट है इस टॉपिक में, पूछ लो जल्दी से। किसी को कोई डाउट नहीं है? ये समझ आ गया या नहीं आया, ये तो बता दो। ठीक है, तो बस ये ध्यान रखना, कभी भी मान लो थोड़ा सा टफ क्वेश्चन भी आ जाए तो कंपोनेंट्स को कैसे रिजॉल्व किया जाता है इंक्लाइंड प्लेन की कंडीशन में, बस ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर यही है कि mg हमेशा नीचे की तरफ होगा, सीधा सीधा डाउनवर्ड अगर इंक्लिनेशन आता है, लेकिन नॉर्मल रिएक्शन सरफेस की हमेशा हॉरिजॉन्टल जो सरफेस है आपका उसके जस्ट परपेंडिकुलर होगा, फिर आप उसके यहाँ पर कंपोनेंट्स बना सकते हो। और अगर वो कह रहा है कि भाई आपकी लिमिटिंग कंडीशन है, या फिर मान लो वो बोल रहा है कि स्टैटिक फ्रिक्शन की भी अगर कंडीशन है, तो देखो स्टैटिक फ्रिक्शन की अगर कंडीशन होगी तब भी ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं करने वाला, तब भी ये इक्विलिब्रियम में होगा। और इक्विलिब्रियम में मैंने आपको बताया हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का सम जीरो और वर्टिकल फोर्सेस का सम जीरो, तो उनसे आप जो भी इसमें कैलकुलेट करने के लिए आपसे पूछा गया होगा वो आप सीधे सीधे निकाल सकते हो, ठीक है। तो इस ये वाले जो केसेस होते हैं ये हम ऐसे बनाते हैं, ठीक है। तो बस इसके बाद ये आपका थोड़ा सा सर्कुलर मोशन रह गया है, बाकी तो कुछ है नहीं। बाकी मैंने आपको बोला था इसकी एक बार रीडिंग कर लेना, करी किसी ने एनसीईआरटी से? बताओ। भाई रीडिंग अगर नहीं करी इस चैप्टर की तो प्लीज कर लेना, मैं काफी दिन से बोल रहा हूँ। चैप्टर रीड कर लिया करो एक बार एनसीईआरटी का, उसमें एग्जाम्पल्स दिए होते हैं ना, कई बार एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। एग्जाम्पल मतलब जो बीच बीच में आपको केसेस दिए होते हैं कॉन्सेप्ट बनाने के लिए, ठीक है। तो चलो फिर अभी ब्रेक ले लेते हैं एंड उसके बाद कंटिन्यू करेंगे सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन में फ्रिक्शन कैसे यूज होता है वो देखेंगे, ठीक है। तो 822 पर मिलेंगे, ठीक है, 822।